हेलो एवरीवन, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सेल बायोलॉजी के लेक्चर को। ठीक है, सीएसआर के लिए हम स्टडी करने वाले हैं सेल बायोलॉजी को, जो कि आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट आता है। अब सेल बायोलॉजी से सीएसआर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पार्ट बी में और पार्ट सी में। ठीक है, तो पार्ट बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 यानी 50 क्वेश्चन होते हैं और 13 यूनिट है, तो 13 × 4, क्योंकि हर यूनिट का इक्वल वेटेज है। सो 13 × 4, 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपको पार्ट बी में मिल जाएंगे सेल बायोलॉजी से। अभी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो गया कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बायोकेमिस्ट्री सबको करके जाना पड़ेगा, सेल बायोलॉजी आपको सबको करके जाना पड़ेगा, और मोलिकुलर बायोलॉजी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपको करके जाना पड़ेगा। वो बेसिक पार्ट है, वो करके ही जाना पड़ेगा, फंडामेंटल, इसीलिए उसका नाम दिया है फंडामेंटल प्रोसेसेस, है ना। तो ये चीज रहेगी। सो आपको सेल बायोलॉजी तो करना ही पड़ेगी। अभी हम जैसे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर, अच्छे से समझ में आने वाली है। बस आप पूरे फोकस के साथ मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, सो ये हुआ पार्ट बी। पार्ट सी की हम बात करें तो 75 क्वेश्चन आते हैं हमारे। 75 क्वेश्चन यानी 5 से 6 क्वेश्चन, 13 × 5 65 और 13 × 6 78, यानी 75 जो है क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, तो यानी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो मिनिमम आपको 4 तो अटेम्प्ट करके ही आने सेल बायोलॉजी के, मिक्स क्वेश्चन में जो भी आएगा। ठीक है, एक चीज जो पहला लेक्चर होने वाला है दोस्तों, उसमें हम आपने 11th और 12th में, 11th क्लास में जब एनसीईआरटी आप पढ़ते थे, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल के लिए भी पढ़ाते हैं मोस्टली, तो उसी के लिए भी पढ़ाते हैं और नीट के लिए भी पढ़ाते हैं। तो चीज यहाँ पर यह है कि आपको सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है वो बेसिक चैप्टर है, तो ये सबको आना चाहिए, और सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने होंगे। जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपको है ना आगे पढ़ने में बहुत ही अच्छा मजा आएगा। आपको लगेगा कि कोई चीज टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको जहां प्रॉब्लम आती है तो आप बिना बेझिझक के 11 to 12 के लेक्चर जो है सेल बायोलॉजी के थोड़े से उनको साथ में देखते रहिए। बेसिक की हम बात करेंगे, अगर फिर भी आपको कुछ चीजें, क्योंकि हमको क्या है डिटेल में चीजों को कवर करना होता है, तो उसके लिए हम आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वहां पर बहुत ही छोटा कम टाइम लगेगा आपको, आप वहां पर जाकर के एक बार नीट वाला पोर्शन जो रहता है बच्चों का 11th क्लास वाला, आजकल इतनी फैसिलिटी हो गई है, तो वहां पर जाकर के आप अपने बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर यहाँ कर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पीड से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने बात कर चुका हूं मैं। ठीक है, सो सेल बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सेल बायोलॉजी सबसे पहले मैंने बात करी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज कितना है। ठीक है, तो पार्ट बी में भी वेटेज है और पार्ट सी में तो वेटेज है ही है। ठीक है, इस चीज को एक बार और थोड़ा सा ये समझिए, इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना होता है। इस यूनिट में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। 11th क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर होता है, उसके बाद सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वहां जो है वो बेसिक चैप्टर है, तो वो आप एक बार पहले रीड कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी जो है अच्छे से रीड कर लीजिए। वो बिल्कुल बेसिक है, वो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगर नहीं करा है तो फिर भी कर लीजिए, आपके लिए फायदे ही रहेगा। आपको जल्दी चीजें ग्रास्प करने में ज्यादा अच्छा आएगा, आपको कनेक्शन अच्छे बैठेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन की बारे में बात करते हैं। फिर सेल के मेम्ब्रेन्स, किन चीजों से सेल बनी है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे चलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस को बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले ईआर पढ़ते हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ते हैं, लाइसोसोम पढ़ते हैं, वैक्यूल पढ़ते हैं। इन चारों के एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कंसीडर किया जाता है, इनको इस चारों को एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद बची हुई चीजें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इन चारों पांचों चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद बच जाती कुछ और चीजें जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ पर सीएसआर में कुछ एडवांस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीएसआर एक एडवांस एग्जाम है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, रिसर्चर बना रहे हैं आपको, तो कुछ एडवांस चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो आपको बेसिक चीजें तो पहले से पता होना चाहिए, बेसिक के बाद एडवांस में आपको लेके जाएंगे, क्योंकि कभी कभार छोटी मोटी एग्जाम है जैसे डीबीटी, आईसीएमआर, इनमें बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, तो ऐसा ना करें, बेसिक तो पहले करना ही है कवर, उसके बाद एडवांस चीजों पे जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, यहां तक जो है। उसके बाद लास्ट में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को पढ़ करके ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद यानी यूनिट जो है ये 1.5 पोर्शन खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, इसका अब थोड़ा सा पोर्शन और बचता है सेल साइकिल वाला। सेल साइकिल में सेल डिवीजन आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा, तो उन सबको डिटेल में हम पढ़ते हैं। उसमें अलग अलग जो है CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और कैसे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम पहले लेक्चर में पहले तो जनरल बात करेंगे, सेल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इतनी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बेसिक की हम बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक में सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको दो टाइप की सेल देखने को मिलती है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि एक तो चीज है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। दूसरी होती है आपकी कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। क्या सुना है आपने? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे हम डिवीजन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से, तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जो हम आपने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। और अभी जो है वो एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है 3 डोमेन या 6 किंगडम। बाद में अभी डिटेल में बात करेंगे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो है विटेकर का। विटेकर में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें सारे प्रोकैरियोट बट यूनिसेल्यूलर, सारे प्रोकैरियोट बट कैसे बेटा? यूनिसेल्यूलर, उनको कंसीडर किया था किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। और मोनेरन्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरन्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। अभी और डिटेल में बात करेंगे, अभी सुनते जाइए। ठीक है, अभी आप सुनिए। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट में यूनिसेल्यूलर होते हैं और मोनेरा होते हैं। तो क्या यूकैरियोट में यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं? बिल्कुल होता है। यूकैरियोट में यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। कहीं पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ साथ में, तो आप कंसीडर करते हुए चलिएगा। तो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं यूकैरियोट में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे बात करो यूनिसेल्यूलर जो होते हैं, हम उनको प्रोटिस्टा में कंसीडर करते हैं। यानी एक डेफिनेशन हो जाती है प्रोटिस्टा की, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट आर कंसीडर्ड इनटू द प्रोटिस्टा। क्या होते हैं प्रोटिस्टा, ये सब डाइवर्सिटी में बात करेंगे। अब ये जनरल बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक जनरल है। ये डाइवर्सिटी जब पढ़ाई जाएगी तब भी आपको फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, जब आपको तब बताएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही बताऊंगा आपको, क्योंकि डाइवर्सिटी का हम इतना वेटेज लेते नहीं है डाइवर्सिटी में, क्योंकि डाइवर्सिटी लेंदी बहुत है। तो इसलिए हमको, लेकिन जनरल चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है क्या? चलिए, मल्टीसेलुलर की बात करें। मल्टीसेलुलर में आपको फंगाई यानी माइकोटा, फंगस को क्या कहते हैं बच्चों? माइकोटा। प्लांटिया, प्लांट। एनिमेलिया, एनिमेलिया मींस एनिमल्स, एनिमेलिया एनिमल्स। एक्सेप्ट, फंगी में एक ही एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन बोलो? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ईस्ट। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ईस्ट। ईस्ट केवल एक यूनिसेल्युलर है जिसको हमने किसमें? यूकैरियोट में रख रहे हैं। फंगस, बाकी सब अदर फंगस जो है वो मल्टीसेल्युलर है ना। पेनिसिलियम आपने नाम सुना, ट्राइकोडर्मा आपने नाम सुना होगा। ये सब 11th-12 की क्लास है बेटा, वो बेसिक आपको 11th-12 की एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, नहीं हो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये आज अगर आप आज नहीं करेंगे तो कहीं आप बॉटनी के जूलॉजी के प्रोफेसर बनेंगे तो बच्चा फिर आपको वहां पर परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको आनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सुनते जाइए, आपके बेसिक क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि अभी देखो हम सेल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात डाइवर्सिटी की कर रहे हैं कुछ चीजें, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपने कहा सर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बताया, कैसे आपने डिफाइन किया? क्या होते हैं प्रोकैरियोट, क्या होते हैं यूकैरियोट? डाइवर्सिटी में डिटेल में बात करेंगे। आज एक लाइन में कह करके आप कंप्लीट करते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास अपना खुद की मेम्ब्रेन है या नहीं है, बस। यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो प्रेजेंट या फिर absent,
जिनके पास प्रेजेंट है वो यूकैरियोट, जिसके पास एब्सेंट है वो प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, कैरियोट के पहले वाले, प्रोकैरियोट, कैरियोट, कैरियो वर्ड फॉर न्यूक्लियस, राइट। इतनी बात समझ आई? सिंपल सी बेसिक चीजें 11-12 में पढ़ चुके हैं हम, बेसिक की बात कर रहे हैं, क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। चलो यहां तक हमको चीजें समझ आ गई है ना। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और क्या होता है, ये बात हम ऑर्गेनिज्म के लिए भी कर सकते हैं या सेल के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल भी प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है क्या? सेल के लिए भी हम ये चीज यूज करते हैं। चलो अब हम आते हैं अपनी बेसिक चीज पर। इससे पहले ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब मैंने एक चीज और बोली आपको कि एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो 3 डोमेन, क्या होता है सर ये भी बता दीजिए। 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होता है ये? 6 किंगडम या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल वुर्ट्ज। साइंटिस्ट का नाम छोटी मोटी एग्जामों में आ जाता है, CSR में तो नहीं आया, ठीक है। सो कार्ल वुर्ट्ज, कार्ल वुर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने, अब आपसे इसका बेसिक पूछते हैं, किसी को भी डिवीजन करने का बेसिक होता है, तो कार्ल वुर्ट्ज ने 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया है वो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चाहिए, क्योंकि आप रिसर्चर बनने वाले हैं, कि 16S राइबोसोमल RNA के बेसिस पे ही क्यों दिया? ऑन द बेसिस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA की बेसिस पर। तो दिमाग में फिर क्वेश्चन आया 16S राइबोसोमल RNA होता क्या है और ये क्या है? तो इसको हम डिटेल में जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो बात करेंगे, वो डिटेल बात होगी, ठीक है। 16 राइबोसोम। अभी एक चीज ध्यान से सुन लीजिए कि 16S राइबोसोमल RNA की अपना एक सीक्वेंस होता है, जैसे DNA का एक सीक्वेंस होता है ना ATGC, वैसे RNA का AUGC ये सीक्वेंस होता है। तो फिर 16S राइबोसोमल RNA को क्यों लिया? हाँ, तो 16S राइबोसोमल RNA को लेने के बीच में प्रिंसिपल ये है कि 16S राइबोसोमल RNA हर स्पीशीज का एक कंजर्व या कंसेंसस सीक्वेंस होता है, यानी ये वो सीक्वेंस है जो कि उसके प्रिमिटिव से अगर चलता आ रहा है और वो पर्टिकुलर स्पीशीज अगर किसी और स्पीशीज में कन्वर्ट हुई है तो उसका 16S राइबोसोमल RNA कुछ बेस पेयर में चेंज होगा लेकिन मैच करता हुआ दिखेगा। यानी एग्जांपल से समझते हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमने ये कैसे कह दिया कि चिंपांजीज जो है या गोरिल्ला जो है, जो गिबन्स है, वो हमसे कितने लीनिएज पास में है, फाइलोजेनेटिक ट्री। तो ये बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA के सीक्वेंस के बेसिस पर। तो जैसे ही हमने 16S राइबोसोमल RNA का सीक्वेंस देगा, ह्यूमन का सीक्वेंस देगा, ह्यूमन का सारों का सीक्वेंस सेम रहेगा, 16S राइबोसोमल RNA सीक्वेंस, इसीलिए हम एक स्पीशीज है। और उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला किसके साथ? गोरिल्ला के साथ। उसमें थोड़ा सा वो चेंज देखने को मिला किसके साथ? मंकी के साथ। उसके और पीछे जाएगा तो और चेंज मिला। इससे मतलब हमको ये समझ में आया कि हम किससे कितने सिमिलर हैं, और मेमल्स होते हुए भी हम कितने सिमिलर हैं। फिर आप वेल को देखा, तो इसीलिए वेल दिखती जैसा, सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखते फिश जैसे हैं, लेकिन है किसमें? मैमल्स में, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको समझ में आया। इसके अंदर यहां पर जो हमारी बात थी मोनेरन्स की, इन्हें कुछ ऐसे मोनेरन्स मिले जिसको उन्होंने 2 ग्रुप में यानी 2 डोमेन में बांटा और टोटल 3 डोमेन हो गए। जैसे उनका नाम था आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और जो आपके इससे पहले जो बैक्टीरिया थे जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जिनको हम मोनेरन्स कह रहे थे इससे पहले, वो है यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यानी ये दोनों बैक्टीरिया, और यूकेरिया। तो ये थर्ड डोमेन जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। ये बैक्टीरिया यानी मोनेरन्स है, मोनेरा को 2 में बांटा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये चीजें क्लियर हुई। ये बेसिक चीज है, अभी तो हम सेल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 डोमेन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हमको बात समझ में आई। आइए इसके बाद और हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेल से, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं सेल से हम बात करते हैं। चलिए तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेल से। तो आइए, किसे कहें हम सेल? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज सेल, सेल है क्या? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? व्हाट इज सेल? देखो बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी हम दे नहीं पाते हैं।
अगर हमसे इतनी सी चीजें पूछ लिया ना कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, तो हम डेफिनेशन बताने लगे, सेल इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गन। अरे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, सेल क्या है, सेल मतलब किसको कहूं मैं सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट है, वो समझ आ रहा है ऑर्गेनिज्म की। ये तो एक कंसेप्ट हो गया, ये तो एक चीज हो गई कि हाँ सेल को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सेल होती है। बट सेल क्या है, किसको कह रहे हैं सेल, तो अब ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक चीजें, हमें भी जब बेसिक चीजें समझ में आती है तो हमको भी लगता है अच्छा इसलिए सेल है। जैसे आपने केमिस्ट्री में भी सेल वर्ड सुना है क्या? जब आप केमिस्ट्री में भी आप लोग जब, क्योंकि आप गेट की तैयारी, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, गेट एक्सेल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको केमिस्ट्री भी आने वाला है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री का भी उनको नॉलेज होगा। जब वो सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर पढ़ते था मैं 12th में, तो आपको वहां पर कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा, सिंपल क्यूबॉइड सेल है ना, बॉडी सेंटर्ड सेल, HCP, SCC, हम वहां पर सेल कहते थे। किसको कहते थे सेल? वहां भी सेल था, तो वो सेल और ये सेल, सेल क्यों वर्ड दे दिया? सेल का मीनिंग होता है एनी क्लोज कंपार्टमेंट, कोई भी एक क्लोज कंपार्टमेंट। आपका रूम एक सेल है, आपका टिफिन बॉक्स एक सेल है, राइट? हाँ, इसीलिए वहां पर एक HCC या जिसकी भी हम बात कर रहे होते थे, वो एक क्लोज कंपार्टमेंट जिसकी चारों साइड्स होती थी और वो एक क्लोज कंपार्टमेंट होता था, हम उसकी बात कर रहे होते थे, इसलिए हम उसको एक सेल कहते हैं। तो अब क्लियर हुआ सेल किसको कहें? मैं बायोलॉजिकल सेल अभी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सेल पूछ रहा हूं, व्हाट इज सेल? तो आप क्या कहेंगे? एनी क्लोज कंपार्टमेंट जिसकी साइड्स हो, क्लोज कंपार्टमेंट हो, दैट्स आर नोन एज सेल, बस दैट्स इट, ठीक है? वो सारी चीज सेल है। इसीलिए जब सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जब रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क सेल को, हम उसको कॉर्क सेल कहते हैं, सेल इज अ लैटिन वर्ड, सो सेल का मतलब ही होता है क्लोज कंपार्टमेंट। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि खोखला है, तो उन्होंने उस क्लोज स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। लेकिन अब हम आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल सेल की, ठीक है? तो ये तो चलिए थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बात। ये आपको पता होनी भी चाहिए डिस्कवरीज के बारे में, क्योंकि 11th तक आ जाती है, तो सारी चीजें आपको 11th में आपको आ जाती है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये तो बेसिक चीजें हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, इससे CSR में क्वेश्चन तो आते नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले ऐसा है कि कुछ इंग्लैंड के महाराजा थे जिनको छोटी छोटी चीज़ों को देखने का बहुत आइडिया था, उनको देखने की इच्छा हुआ करती थी, तो साइंटिस्ट ने मिलकर के माइक्रोस्कोप बनाया। फिर उसके बाद फिर रॉबर्ट हुक आते हैं, रॉबर्ट हुक आने उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, ल्यूवेन हुक ने देखा, ल्यूवेन हुक ने माइक्रोग्राफिया करके एक बहुत सारे एनिमल्स को देखना, छोटे मोटे कीड़े उन सबको देखना स्टार्ट किया, लीव्स को देखना स्टार्ट किया, जो भी उनको दिखता था उनको देखते थे, क्लोजली ऑब्जर्व करते थे। फिर उन्होंने एक बार क्या कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि एक कॉर्क सेल को देखा। उन्होंने कॉर्क देखा, जो कॉर्क होता है ना, बार्क और कॉर्क आप समझते हैं, पेड़ के बाहर जो छाल कॉर्क होता है, डेड मटेरियल जिसमें लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है? सो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने उसको कट किया और उसको देखा, तो जैसे उन्होंने देखा तो क्लोज स्ट्रक्चर दिखा, तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार उसको सेल नाम दिया। तब से जाकर के सेल की कहानी स्टार्ट हुई है और तब से हम सेल को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर लोगों ने और देखा कि ऐसी सेल और कहाँ मिलती है, क्या चीज है, ठीक है? ये सारी चीजें होना स्टार्ट हुई है, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हुई है। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल थ्योरी देना स्टार्ट करी कि सेल क्या है। सेल को हम जो कहते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमने अभी इससे पहले क्या डिस्कस किया था बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट होगा, वो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और फंडामेंटली, यानी उसका किसी चीज से स्ट्रक्चर बना होगा, वो फंक्शन करता होगा और उसके फंडामेंटल बेसिक्स होंगे, वो सब जिससे वो बना है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंडामेंटल पोर्शन, वो एक सिंगल यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है? ये तो हुई डेफिनेशन बायोलॉजिकल सेल की। किसकी? बायोलॉजिकल सेल की। तो बायोलॉजिकल सेल के फिर एक्सेप्शन भी है क्या?
बिल्कुल है, जैसे वायरस ये सेल नहीं है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वायरस जो है वो आपका क्या है, क्योंकि वो बाहर जो है वो होस्ट के बाहर इनर्ट है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री उसकी शो नहीं हो रही है, लेकिन क्या है वो, ठीक है। तो एक्सेप्शन में हम वायरस को बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है चीजें सेल थ्योरीज की। सेल थ्योरी ये भी बेसिक है, ये भी CSR में तो पूछते नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो हम एक बार जनरल बात कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, दो साइंटिस्ट हैं, एक बोटेनिस्ट एक जूलॉजिस्ट, एक का नाम श्लाइडन एक का नाम श्वान, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। सेल थ्योरी श्लाइडन। अब यहां पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है जो कि नीट वाले बच्चों से तो बेसिकली पूछा ही जाता है, श्लाइडन और श्वान। ये बेसिकली नीट वाले बच्चों के लिए बहुत आता है, ये कहाँ यहाँ से क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चों के लिए आता है, आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक बातें हो रही है बच्चों, ठीक है। तो श्लाइडन जो थे वो बोटेनिस्ट थे, क्या थे, बोटेनिस्ट, और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। अब ध्यान से समझिएगा, बोटेनिस्ट थे, इन्होंने देखा और बात करी, बोटेनिस्ट से तो डिफरेंट टाइप के प्लांट को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया, प्लांट को, और ऑब्जर्व करके बताया कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर जिसको सेल कह रहे हैं, यानी सभी टिश्यू से मिलकर, कुछ टिश्यू है और टिश्यू जो है वो कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं जो कि सेल है। तो सेल जो है, इसीलिए ये सारी चीजें इसके बाद आई है कि सेल उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और फंडामेंटल पार्ट बनाता है, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए प्लांट में के टर्म में उन्होंने कहा कि प्लांट जो है बेसिकली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फंडामेंटल किस चीज से बने हैं, जिसको हम प्लांट सेल कह रहे हैं। इतना क्लियर? अभी ध्यान से सुनिएगा। श्वान बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, नीट वाले बच्चे तो ज्यादा गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थे जूलॉजिस्ट, अब जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल पे काम करेंगे, सिंपल सी बात है, एनिमल सेल पे काम करेंगे, करा एनिमल सेल पे काम। जब एनिमल सेल पे काम किया तो एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, और आपको अब पता है कि एनिमल सेल के ऊपर सबसे बाहर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इन्होंने देखा एनिमल को, और इन्होंने भी वही टर्म किया कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड पार्ट ऑफ द सेल, जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और फंडामेंटल पार्ट बनाता है। श्वान ने ये बात कही एनिमल के टर्म्स में, सही है क्या? हाँ। अब जब सेल को स्टडी कर ही रहे थे तो उन्होंने कहा ना, देखते तो हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो सेल है एक आउटर, एक बाउंड्री से लगी हुई है, और एनिमल में ये एक सिंगल बाउंड्री है, बाहर एक बाउंड्री है। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बच्चे गलती करते हैं यहां, अब ध्यान से सुनिएगा। एनिमल को स्टडी करते करते उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया, प्लांट सेल को भी स्टडी किया, और जो स्लाइडन ने जो बात कही थी वो बात को वापस उन्होंने कहा कि हाँ, प्लांट जो है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर के बने हैं, और वो टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर के बनी है। यानी सेल, टिश्यू और वे प्लांट के ऑर्गन बनते हैं, है ना। लीफ एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है, फ्लोरल ऑर्गन, राइट। सो उन्होंने कहा, अब जब वो प्लांट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब मैं एनिमल को पढ़ रहा था तो बाहर एक ही बाउंड्री थी, लेकिन जब मैं प्लांट को पढ़ रहा हूं तो हर प्लांट की सेल पर एक एडिशनल बाउंड्री है, दैट्स आर नोन एज सेल वॉल, और इसको मैं दैट्स आर नोन एज सेल वॉल, उसको क्या नाम दिया? सेल वॉल नाम दिया। अरे तो ये कंसेप्ट वाली बात है, यहां पर फंसाते हैं। क्या बोलते हैं? श्वान जूलॉजिस्ट, हमको लगता है सेल वॉल तो इन्होंने नहीं देखी होगी, ये तो बोटनिस्ट वाले बंदे ने देखी होगी। नहीं, जूलॉजिस्ट होते हुए भी प्लांट को देख रहे थे, और प्लांट को देखा तो सेल वॉल को इन्होंने ही बताया कि एडिशनल बाउंड्री इज देयर, जिसका नाम उन्होंने सेल वॉल नहीं दिया, बट उन्होंने बोला कि देयर इज एन एडिशनल बाउंड्री आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एंड उसको बाद में एडिशनल बाउंड्री को सेल वॉल नाम दिया गया। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? यानी दिमाग में ये से फिट करेंगे कि स्लाइडर ने ज्यादा काम नहीं दिया, स्लाइडर ने खाली प्लांट को देखा और बोल दिया, जो मोस्ट ऑफ द काम है वो श्वान ने किया, ये समझेंगे। दोनों ने मिलकर के बोथ दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। क्या दोनों ने मिलकर के क्या बोला बेटा? सेल थ्योरी दी, याद रहेगा क्या?
और सेल थ्योरी में क्या कहा? सेल थ्योरी में स्टेटमेंट कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर पार्ट ऑफ इट, या कंपोनेंट ऑफ इट, या देयर पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है, उस टाइप से। यानी हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है या उसके कुछ पार्ट से मिलकर के बना है, इन सब से मिलकर के ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। ये सेल है, ये सेल थ्योरी थी, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि नीचे तक जगह कवर होती भी नहीं है, इसमें शायद कवर हो नहीं रही है, पर ये आपके बेसिक CSM आएगा नहीं, बस आपको ध्यान रखना। ये तो नीट वाले बच्चों के लिए है ये वाली चीज, तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बोला ना, इतना ध्यान रख के जाएंगे, क्योंकि DBT और इसमें सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, गेट में आ जाते हैं, गेट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, CSR गेट सबके लिए पढ़ा रहे हैं, सही है। बस हमारे साथ चलिए, बिल्कुल आपका बहुत ही शानदार होगा। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए प्लीज, ताकि हम है ना ज़्यादा लोगों तक, हमको क्या है कि थोड़ा सा हम अपने मेन शेड्यूल से थोड़ा सा यहाँ टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे और थोड़ा सा लोगों के बीच में जब वीडियोस जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, तो हमारा मन करता है कि चलो ठीक है बनाते हैं, कुछ करते हैं। नहीं तो यहाँ क्या है कि फ्री में हो रहा है, तो फ्री में हो नहीं रहा, तो वो एक अंदर से वो आता नहीं कि क्या करना है ना, उस हिसाब से। तो आप थोड़ा सा उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में टॉप लेवल का कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर CSR का, राइट। आपके साथ CSR निकल पाएंगे आपकी, ठीक है। यहाँ तक बेसिक चीजें क्लियर हुई, अच्छे समझ आ गया आपको। दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। अब कुछ साइंटिस्ट निकल करके आया, उन्होंने बोला कि यार हमारा थोड़ा सा रुको, एक चीज बताओ, तुम सेल इतना सारा सेल कह रहे हो, बायोलॉजिकल सेल कह रहे हो, ठीक है समझ में आया, पहले हमको ये तो बताओ, क्योंकि वो लोग इवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, वो लोग इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे, उस टाइम डार्विन वाले काम भी चल रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, राइट। तो उन्होंने आकर के कहा कि एक क्वेश्चन का आंसर दो। बोले क्या? सेल जो है वो आगे सेल कैसे लाती है, क्या होता क्या है ऐसा कि जो है सेल से सेल कैसे आती है, मतलब ऑर्गेनिज्म पूरा सेल से मिलकर के बना है, तो सारी सेल्स एक साथ कैसे क्या हुई है, थोड़ा सा हमको कंसेप्चुअली समझाइए, सारी सेल कैसे आई है, कैसे है सेल में। तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चू, VIRCHOW, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर लिख देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मॉडिफिकेशन या फिर फाइनल जो सेल थ्योरी है वो रुडोल्फ विर्चू नाम के साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम है उनका, रुडोल्फ विर्चू, ये बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्वेश्चन पूछा जाता है हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, तो आंसर आता है रुडोल्फ विर्चू। इन्होंने मॉडिफाइड करके उस स्टेटमेंट में, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, उस स्टेटमेंट के साथ सेकंड नंबर का स्टेटमेंट और ऐड कर दिया कि ऑल सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल, आपको पता है सेल डिवीजन होता है, तो जैसे ये सेल आ गई, ये दो सेल आ गई, तो ये किसी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। यानी पहले एक सेल होगी जो कि उसका पेरेंट होगा, और उसके बाद उसके न्यू प्रोजेनी आई है, न्यू प्रोजेनी सेल आई है। यानी जो आपको सेल देखने को मिल रही है प्लांट में, एनिमल में, उससे पहले एक सेल थी वो आई है। फिर क्वेश्चन ये आया कि चलो ये तो समझ में आ रहा है, यानी इससे पहले जो कोई सेल थी, यानी जैसे आप समझिए जाइगोट कैसे आता है, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट आता है, तो जाइगोट फर्स्ट सेल हुई, इससे बहुत सारी सेल्स, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। कंसेप्ट सही है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म और ओवम जो सेल है वो कहां से आई है, तो वो उनके पेरेंटल सेल से आई है। यानी सेल 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 चले आ रहे हैं, यानी हम हमारे, अगर आप ये समझिए इस चीज को, तो इसमें कौन सी कंसेप्चुअल बात है। देखो साइंस स्पिरिचुअलिटी सब चीज को जोड़ता है। मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारे जो पूर्वज होंगे, मतलब जो ह्यूमंस होंगे, उनकी सेल का कुछ ना कुछ अंश तो आज भी चल रहा होगा ना, तभी तो हम उसके हम ये सेल खुद से लेकर के आए क्या, हम कहते हैं ना कि हम कुछ लेकर के नहीं आए, क्यों 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 ये सेल, ये शरीर भी आपका नहीं है, आपका पेरेंट्स का दिया हुआ है ना। समझ बात, जो जाइगोट है आपका, जाइगोट जो बना है वो तो मदर फादर से ही आए हैं, ठीक है। उनको उनके मदर फादर से आए हैं, उनको उनके मदर फादर से आए, ऐसे करके हम अगर कंसंट्रेट करते जाए तो पहले कोई एक दो ही लोग होंगे ना जिनकी वजह से हमारा लीनिएज आया है। समझाई बात। तो ये सेल थ्योरी की बात है ना। तो लोगों को इस चीज का कंसेप्चुअली नॉलेज नहीं था, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई हमें, ठीक है।
ठीक है क्या, ये समझ आया। अब एक क्वेश्चन और लेकर के आए इनके सामने, जिसके बारे में डिटेल में हम नीट में करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं, इवोल्यूशन में भी बात होती है। कंसेप्ट ये है कि पहली सेल कैसे आई होगी, तो इसका फिर आंसर देते हैं। पहले हम बच्चों को पूछते हैं कि हाँ बताइए पहली सेल कैसे आई होगी, सोचिए। तो वो इवोल्यूशन टीचर अगर पढ़ा देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि पहली सेल सर वो बहुत सारा जो है न्यूक्लिक एसिड और ये सारा अरेंज हुआ होगा, वो पूरा अरेंज होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, यानी फर्स्ट सेल बाय चांस फॉर्म हुई होगी, उसके बाद फिर सेल ने डिवीजन करना स्टार्ट किया, है ना। फर्स्ट स्टेज आपने कोइसरवेट्स पढ़ा होगा, और ये आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको इवोल्यूशन में सारा समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट सेल कैसे बनी होगी, ठीक है। जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट ये सारी अमाइनो एसिड और ये सारे बने थे, और ये सारे बनने के बाद एक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे, वो सेल बन जाएगी, है ना। लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर चीज हमारी कंप्लीट हुई। आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि सेल क्या है, सेल थ्योरी के बेसिक चीजों के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे चीजें क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। अभी तो सीएसआर जैसी कोई बात आई ही नहीं है, अभी तो क्या सीएसआर जैसी बात कोई आई ही नहीं है। अब मैं एक चीज और बोल देता हूँ आपको, जो आप सेल है ना, जो हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, तो उसको आप सेल के बेसिस पे भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अगर यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहलाएगा, उसको मोनेरा में कंसीडर करेंगे। क्या ठीक है क्या, ये बेसिक चीज है बच्चों, ये चीजें बेसिक है ना। किसी बच्चों को अगर ये बेसिक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक नहीं पढ़ी, उसने मतलब पढ़ी तो है लेकिन मार्क्स लाने के लिए पढ़ी है, ये कह सकते हैं, है ना। अगर उसको ये चीज भी समझ नहीं आ रही कि प्रोकैरियोट मतलब क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्रोकैरियोट न्यूक्लियर यूनिसेलुलर क्यों कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने 11th बस इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं, इसमें बस खाली इतनी सी बात है, आपने 11th जो है ना वो अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आपको पुराने पाप जाकर के धोने पड़ेंगे। 100 बात की एक बात, आपको जाना पड़ेगा किसी भी लेक्चर में, आप चले जाइए, सेल बायोलॉजी शुरू करिए, सेल बायोलॉजी के बेसिक में 11वीं वाला कोई भी टीचर आपको समझा देगा, या फिर मेरे चैनल पे मैं अभी 11th के डले नहीं है लेक्चर, नीट के डले नहीं है, इंग्लिश में नहीं डले, तो बेसिकली आप कहीं से भी देख करके पढ़ सकते हैं, तो वो आपको समझा देंगे। उसमें समझाने में वही चीज समझ में आएगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है सो दे आर प्रोकैरियोट्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोट, ये फंडामेंटल बात हो। इसके अलावा प्रोकैरियोट में, और सुनिए साथ में, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये चीजें नहीं होती है, तो दिस आर कंसीडर्ड इनटू द मोनेरल्स या प्रोकैरियोट, ठीक है क्या। हाँ, लेकिन दे हैव अ सेल वॉल, उनके ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल, इन सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। एक एक्सेप्शन है, वहां पर दिमाग में अच्छे से याद रख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, तो फिर प्रोकैरियोट क्यों कह रहे हैं, बताओ, आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट आंसर दीजिए। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है फिर भी प्रोकैरियोट कर रहे हैं, क्यों? अरे भाई साहब, प्रोकैरियोट तो मैंने बोला ना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसके बेसिस पे कहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वहां सेल वॉल का थोड़ी लेना देना है। ये तो एडिशनल चीज है कि भाई प्रोकैरियोट में ये चीजें भी नहीं मिलती, ये मिलती है, सिंपल सी बात है, सही है, क्लियर है। ये प्रोकैरियोट समझ आ गया। यूकैरियोट आपको पता ही है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस के बाद मेम्ब्रेन मिलती हो, ये सारे सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, दे आर नोन एज यूकैरियोट, उनको यूकैरियोट करते हैं। यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होंगे तो उनको प्रोटिस्टा में रखते हैं और बाकी को एनिमलिया और प्लांटिया में रखते हैं, क्लियर है। अब प्लांट में फिर यूकैरियोट में सेल वॉल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे सेल वॉल होती है इसमें, प्लांट में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल में। प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में होती है, कुछ के पास नहीं होती है, ठीक है। ये सिंपल चीज, ये डाइवर्सिटी में चीजें और क्लियर हो जाएगी, चिंता ना करें, ठीक है। ये बेसिक चीजें होंगी, ठीक है, यहां तक ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको आंसर दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है बेसिक यहाँ पर क्लियर हो चुका है, बेसिक में आपको चीजें बचती नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक हो गई, हमने सेल थ्योरी और सारी चीजों के बेसिक में बारे में बात कर ली है, वायरस और एवोल्यूशन, ये होती है बेसिक चीजें, ठीक है। तो अब हम सेल के स्टार्टिंग, ये आप कह सकते हैं आप सेल की आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी CSR के लिए मेन जहां से क्वेश्चन बनते हैं, CSR के लिए, मैंने ये नहीं बोला DBTN के लिए, क्योंकि DBT और इनमें तो सिंपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल की, सेल में बाहर की बाउंड्रीज की, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल की बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल
मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की बाउंड्री, सेल जिस बाउंड्री से कवर है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत ही अच्छे डिटेल में बात करेंगे, आराम से शांति से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। नोट साथ में आप बनाना चाहे बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर बाद में बना लीजिए, पर आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, हर सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल होगी, होना ही होगा। अगर उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो एक लिविंग सेल नहीं है। जैसे वायरस, अब आप ढूंढ के बताइएगा मेरे को कि वायरस में ऐसा क्या नहीं है कि उसको मैं लिविंग सेल नहीं कह रहा हूं, या फिर क्या वो एक्सेप्शन के बीच में आता है ना, वो आप ढूंढिएगा। इतना तो ढूंढ सकते हैं, ये तो 11वीं वाला बच्चा भी ढूंढ लेता है, तो अपन तो CSR वाले हैं। आपको कॉलेज में आकर के बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, वहां पर आपको जो आपके गाइड है वो हर चीज ढूंढ के नहीं देंगे, तो आपको बहुत चीज ढूंढना होगी, तो आप थोड़ी सी आदत डालिए चीजों को ढूंढने की, राइट, यस। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है, ये किसी को मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, किसी को बोलती है नहीं तू बाहर रहे, तेरा कोई काम नहीं इधर अंदर, तो ऐसे को कहते हैं हम सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल। इन चीजों को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सेमी परमेबल मतलब किसी को अलाउ किया, किसी को नहीं किया। सिलेक्टिव परमेबल का एट लास्ट लगभग मीनिंग वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्टिव परमेबल मींस सिलेक्शन करके, ऑन द बेसिस ऑफ, सिलेक्ट करना मतलब किस बेसिस पे करना, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। सो सिलेक्टिवली परमेबल। अब ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्ट्रक्चर से, ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है कि हमारे पास दो ही टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं, एक तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है वो अभी डिटेल में भी थोड़ी बात करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल अगर पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल अगर एंट्री करना चाहता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल को केवल पोलर मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट करके अपने अंदर एंट्री करने देता है, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन से, हमारे बीच में कोई एनिमल घुस जाए तो हम उसको बाहर करते हैं, बोले दूर रहे, है ना, ऐसा कोई करते तो नहीं, साथ में रखते हैं। तो पोलर पोलर को लाइक करता है, नॉन पोलर को लाइक करता है। तो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट से मिलकर के बनी है। तो जब पोलर मॉलिक्यूल एंट्री करेगा तो सामने अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो उसको लेने देगा, लेकिन बाद में आ जाता है फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर पोर्शन जो है वो उसको मना कर देता, बोले नहीं तो हमारे बीच में नहीं आ सकता। इसलिए फिर कुछ ना कोई अल्टरनेटिव पाथवे निकालना पड़ता है, इसलिए उसको हम सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल नेचर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो सिग्नल को ट्रांसफर करने में भी काम करती है, क्योंकि उनने गेट लगा लिया, बैरियर हो गया, अब किसी मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और उसको कुछ कहना है। जैसे आप समझ रहे हैं कि आप कहीं गए हैं और बाहर जो है पियोन खड़ा है, वो चपरासी खड़ा है, अब आपको कुछ किसी को कुछ कहना है, आप कैसे कहेंगे? वो जाने तो दे ही नहीं रहे, कैसे कहेंगे? तो फिर आप चपरासी को कहते हैं कि भाई ये फलानी चीज जो है ऐसा आप उनको बोल दीजिए, ठीक है, तो वो आपका काम हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे चपरासी वाले काम करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल आकर के किए जाते हैं उनको, फिर ये सिग्नल को आगे करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये सेल सिग्नलिंग में आप पूरा यही पढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन के बारे में, या फिर सबसे पहले कंपोजिशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे सेल के कुछ मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो जैसे साइंटिस्ट लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा ये सबसे पहले जो एक मॉडल है उसको हम ट्राई लेमिनर या सैंडविच मॉडल कहते हैं। सैंडविच कैसा होता है? ऊपर से बर्गर टाइप का, नीचे से बर्गर और बीच में कुछ भरा हुआ है, उसी टाइप का। तो सैंडविच में यहां पर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे डेवसन एंड डेनियल, ये दो साइंटिस्ट हैं, नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, डेवसन एंड डेनियल याद रख लिए तो अच्छी बात है, गेट के लिए आपको काम आ जाएगा, गेट या डीबीटी के लिए आपको काम आ जाएगा। डीडी, डेवसन एंड डेनियल, इन्होंने दिया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच जैसा होता है सैंडविच। अब सैंडविच में इन्होंने बोला कि बीच में भरा है क्या? लिपिड। बीच में क्या भरा है? लिपिड है। ये लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसा है, अभी हम डिटेल में और बात करेंगे कि लिपिड में बायलेयर है, ये बायलेयर है लिपिड की, ये पूरा लिपिड बायलेयर है, और ऊपर है प्रोटीन। ऊपर क्या लगे हैं? प्रोटीन। ऊपर क्या लगे हैं? ये है प्रोटीन और ये भी है प्रोटीन। तो प्रोटीन एज ए बर्गर हो गया और बीच में जो माल मसाला होता है वो पूरा क्या हो गया? लिपिड का हो गया। तो इसी मॉडल को हमने क्या कहा? सैंडविच मॉडल या
ट्राइलेमिनर, तीन आपको लेयर दिख रही है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इसलिए ट्राइलेमिनर मॉडल। तो ये मॉडल जो है वो लगभग ठीक था, लेकिन फ्लूइडिटी को नहीं बताता। मेन चीज ये है, फ्लूइडिटी को नहीं बताता है, बहुत सारी चीजों को बताता है। ये बताता है कि लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि जो मेम्ब्रेन जो होती है वो तो फ्लूइड नेचर की होती है, उसको क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। मींस जो लिपिड के, जब हम इलेक्ट्रॉन बहुत सारी चीजों से देखा गया तो हमको पता चला कि जो प्रोटीन वो मूव करते हैं, ठीक है, प्रोटीन मूव भी करते हैं, और बहुत सारी जो चीजें हैं। फ्लूइडिटी को आप एक्सप्लेन करिए कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है, रिजिड नेचर की होती है। तो उन्होंने बता नहीं पाए वो कि रिजिड है या फ्लूइड है ना। तो इसी वजह से ये जो है मींस इस मॉडल को जो है वो इनवैलिड कर दिया गया, उससे आगे एडवांस मॉडल आया। अभी देखते हैं, बात करते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने साइड में एक चीज बात और कही, वो होते हैं रॉबर्टसन। उन्होंने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके जो मेम्ब्रेन है सेम टाइप की मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी भी मेम्ब्रेन सेम होती है। हाँ, उनका कंपोजिशन, उनकी बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, यानी लिपिड और प्रोटीन का जो पोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर जो चीज हो रही है वो कि उसमें भी लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इसी को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। यानी मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स जिसका लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन सेम होगी। ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दो मॉडल आपको समझ में आए। अब तीसरा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो ध्यान से सुनिएगा। सो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, तीसरा मॉडल दिया गया वो था मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन। उस मॉडल का नाम था क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसी को हम डिटेल में करना होगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में समझाता है कि मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, कैसे क्या होता है वो अच्छे से डिटेल में भी देखते हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं मेम्ब्रेन का, मैं थोड़ा सा बनाता हूं क्योंकि हमको थोड़ा सा एक बार बनाते हैं। ये बायलेयर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिपिड इस टाइप के प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दो लेयर आपको देखने को मिल रही है, किसकी? लिपिड की। अब हम लिपिड और प्रोटीन को डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले जनरल स्ट्रक्चर तो देख ले, पहले बेसिक तो क्लियर कर ले। तो ऐसा उन्होंने बोला कि लिपिड की बाय लेयर के फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा। ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल हो रही है, ठीक है, ये एक सेल है, ऐसे ये पूरा होकर के एक सेल बन रही है, ठीक है। हमने एक पोर्शन उठाया और ऐसे दिखा रहे हैं। उसमें प्रोटीन जो है आपको ऊपर भी ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है आपको वो अंदर इंटीग्रेटेड भी देखने को मिलेंगे। कुछ प्रोटीन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि पार्शियली एम्बेडेड होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, पार्शियली एम्बेडेड होंगे। तो उनसे पूछा गया क्या केवल लिपिड है, क्या प्रोटीन है? उन्होंने कहा नहीं, एक चीज और सुनिए, लिपिड के साथ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो आए कहां है? तो वो जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है वो लिपिड के साथ भी हो सकते हैं, प्रोटीन के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड फॉर द शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो ऐसे होंगे। इसके अलावा इसको हम और डिटेल में हम बात करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ लिपिड के साथ एंकर्ड प्रोटीन भी होते हैं। अब ये चीज जो है ना, जिन बच्चों ने 11th-12 में पढ़ा होगा उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। ये है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। अब ये क्या होता है? ये थोड़ी सी एडवांस चीज है क्योंकि हम CSR के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको पहले मैं इसीलिए बोल रहा हूं, पहले बेसिक आप क्लियर कर लीजिए।
यहां तक जो है बच्चे 11th में पढ़ चुके होते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि प्रोटीन पढ़ चुके होते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जिनको हम कहते हैं, ये इस साइड भी है उस साइड भी है, और इनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये पार्शियली इंटीग्रल है और ये कंप्लीटली या फुल्ली इंटीग्रल है। और ये जो है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये चीज नहीं है, ये 11th में नहीं पढ़ाते हम, ठीक है। ये CSR के लिए अभी एक एक चीज को हम इतना ऐसे इसका तरीके से ले जाएंगे ना आपको कि आपको लगे नहीं कि यार कुछ नई एडिशनल चीजें आ गई। अगर आपने 11th में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो अगर आप थोड़ा सा 11th का पोर्शन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है। 11th तक हम इतना पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, फास्ट नहीं है, उनको 11th के कंसेप्ट थोड़े से वीक है, इसलिए उनको फास्ट लग रहा है, क्योंकि हमको CSR के लिए तो बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो CSR के लिए तो बहुत सारा पोर्शन करना है। तो यहां तक हमको समझ में आएगा, ये चीज हमको समझ में आया। अब उनसे पूछा गया कि आप फ्लूइडिटी को कैसे बता रहे हैं। हम चलो प्रोटीन हमको समझ में आया कि आपने कहा कि नहीं प्रोटीन केवल बाहर बाहर नहीं है, अंदर भी है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। प्रोटीन और एंकर्ड भी है, ये भी समझ में आया। लेकिन फ्लूइडिटी कैसे क्या है? फ्लूइडिटी ये फ्लूइड नेचर की है कि क्वासी फ्लूइड नेचर की है कि रिजिड नेचर की है कि कैसे है, ये समझाइए। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने इसको डिटेल में समझाया। उन्होंने बताया कि यहां पर एडिशनली सम स्टीरोल मॉलिक्यूल भी है, कोलेस्टेरॉल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल जो है यानी लिपिड का मेन काम है। लिपिड जो है वो फ्लूइड होता है, लिपिड इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेकिन कोलेस्टेरॉल जिसकी अपनी एक एफिनिटी है स्पिंगोमाइलिन, ये सारी चीजें हम डिटेल बात करेंगे। स्पिंगो लिपिड के साथ, जिसमें स्पिंगोमाइलिन हो गए, ऐसी चीज होगी, तो उनके साथ ज्यादा एफिनिटी है। और जब एफिनिटी इसके साथ हो जाती है तो ये एक टाइप से ब्रेक की तरह काम करता है। ये लिपिड को बोलता है नहीं इतना नहीं दौड़ना, आराम से चलो। तो उसकी जो फ्लूइडिटी है उसको एक क्वासी फ्लूइड करता है, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं और बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। ये सारे मिलकर के करते हैं। एक्चुअली लिपिड में भी अलग अलग टाइप के लिपिड्स हैं, वो भी एक डिटेल में हम लिपिड ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर, उनका लास्ट स्टेटमेंट था कि क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड मींस हनी जैसा। हनी को आप पानी की जैसे बिल्कुल बहा नहीं सकते, लेकिन अगर हनी को आप लेंगे और किसी के ऊपर ऐसे फेंकना चाहेंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड नहीं है, लेकिन सॉलिड भी नहीं। आप किसी को उसको अगर आपने हनी लिया हाथ में और आपको किसी को फेंक करके मार रहे हैं तो क्या उसको लग जाएगी? इतनी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर का है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा चाशनी होती है, और चाशनी में रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन जो है वो घूम रहे होते हैं, तो गुलाब जामुन आके प्रोटीन के जैसे हैं और जो चाशनी है वो लिपिड की है। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि यहाँ पर लेटरल डिफ्यूजन होता है, किसका? प्रोटीन का। लेटरल डिफ्यूजन और क्या होता है वो सारी चीज हम डिटेल में भी बात करेंगे, है ना। आगे डिटेल में हम सारी चीजें बात करने वाले हैं। लेटरल डिफ्यूजन अभी इतना समझ लीजिए कि कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है, तो ये मूवमेंट जो होता है वो लिपिड का भी होता है और प्रोटीन का भी होता है, ठीक, क्लियर। अब आते हैं लिपिड को हम डिटेल में 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक। चलिए, इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में जो आप रिसर्चर हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना चाहते हैं तो आप कौन सी सेल को प्रेफर करेंगे? तो आप प्रेफर करेंगे आरबीसी को। क्यों करेंगे आरबीसी को? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं है। अगर ऑर्गेनल्स नहीं है तो आप केवल मेम्ब्रेन को जब आप रप्चर करेंगे तो केवल मेम्ब्रेन के पोर्शन को आप स्टडी कर पाएंगे, अदर ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन नहीं आएगी, जो कि हमारा रॉबर्टसन ने समझाता हमको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, राइट। हाँ, तो इसलिए, और आपको उसका थोड़ा सा कंपोजिशन भी थोड़ा सा याद रखना होता है आरबीसी का। एनसीईआरटी के हिसाब से हम कहते हैं तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम 8% के आसपास कहते हैं। ये थोड़ा वेरी हो सकता है, इसलिए आपसे पूछा नहीं जाता है, पर जनरली 52%, 40%, 40 to 49। तो इसको हम प्रोटीन को 49, 43 और 8% के आसपास, ये ऐसा कुछ कहते हैं, लगभग 42 के आसपास ये होता है, ठीक है। अब मैंने वही बोला, सब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रहेगी, लेकिन उनका कंपोजिशन वेरी करेगा। जैसे माइलिन शीथ जो है वो ब्रेन में आपने देखा है माइलिन शीथ बनी होती है, तो उसमें आपको पता है माइलिन शीथ के पास लिपिड का कंटेंट ज्यादा रहेगा, प्रोटीन का कंटेंट कम रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा रहेगा, लिपिड का कंटेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे साइटोक्रोम लगे हुए हैं, प्रोटीन का एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये चीज हम समझते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, लिपिड को हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं।